हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाय अजय सर पर। तो आज अपने एसएससी जीडी की जो टॉपिक वाइज सीरीज चला रखी थी, अपनों ने टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी अपनी करंट अफेयर की, वो अपनी कंप्लीट होगी। उसमें अपना एक टॉपिक रहता है जो अपने कंप्लीट कर लेंगे एक दो दिन में। लेकिन आज जो आपकी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। करंट अफेयर जो मंथली करंट अफेयर है वो अपने कवर करने वाले हैं। 7 महीने का, लगभग 7 महीने का जो करंट अफेयर है वो अपने इसमें कंप्लीट कर लेंगे। जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक का करंट अफेयर आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं इस क्लास में लेके आई हूँ। आपको क्या करना है कि इस क्लास को कंटिन्यू देखना है, ठीक है। पूरी क्लास जो भी अपनी 1 घंटे की या 1 घंटे 15 मिनट सवा घंटे की जो भी क्लास होगी कंप्लीट देखनी है। दूसरा आपका काम क्या है कि आपको ये क्लास शेयर जरूर करनी है। जो भी विद्यार्थी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, देखो एसएससी जीडी के लिए तो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं उनके एग्जाम को देखते हुए, लेकिन देखो करंट अफेयर तो हर एक एग्जाम में आता है। तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, स्टेटस जरूर लगाना है, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को, और कंटिन्यू रहना है क्लास में, कंटिन्यूटी बनाई रखनी है आपको, ठीक है। एक कंटिन्यूटी पे एक स्टोरी और सुना कर जाऊंगी अगर आप सारे क्लास को अच्छे से देखते हो तो। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि अपने स्टार्ट करते हैं हमेशा क्लास को एक प्यारे से मोटिवेशन थॉट के साथ में। देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। आपका संघर्ष जितना कठिन है जीत उतनी शानदार होगी। देखो एक बच्चा था, वो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी मुझे आप ये बताओ कि मैं सक्सेस कैसे हूँ। तो उसके दादाजी कहते हैं बेटा ऐसे कर, तू मार्केट जा और 2 पेड़ लेके आ। ट्री होते हैं जो, पेड़ लेकर आ। और वो बच्चा जाता है मार्केट और 2 पेड़ लेके आता है। उसके दादाजी कहते हैं एक पेड़ को ऐसे कर गली में लगा और दूसरे पेड़ को अपने घर पे लगा, ठीक है। तो कुछ साल बीतते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर अपने दादाजी के पास आता है और कहता है दादाजी आपने बताया नहीं कि मैं सक्सेस कैसे होऊंगा। दादाजी कहते हैं मैंने तुझे पेड़ लाने को कहा था और तूने 2 पेड़ लगाए थे। तो वो 2 पेड़ जो तूने लगाए थे ना, उनको देखते हैं आज वो कैसे है। तो वो घर पे जाते हैं, सबसे पहले जो घर पे पेड़ लगा होता है तो वो पेड़ खूब बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है। छोटा सा पौधा लगाते हैं वो पेड़ बन गया होता है। तो बच्चा बोलता है दादाजी मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि अपने इसको घर पे लगाएंगे तो अपने इसको पानी वगैरह सब कुछ देंगे तो ये पेड़ बड़ा होगा और वृक्ष बन जाएगा ना, वो सब अच्छा पेड़ बन जाएगा। और जो बाहर लगाएंगे वो पेड़ आंधी तूफान आएगा टूट जाएगा। लेकिन उसके दादाजी कहते हैं एक बार बाहर वाले पेड़ को भी तो देखे, गली वाले। तो गली वाले पेड़ को देखते हैं तो वो एक महान बल्कि बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका होता है। तो उसके दादाजी कहते हैं अगर आपको सक्सेस चाहिए ना तो आपको तपना पड़ेगा, तूफान झेलने पड़ेंगे, ठीक है। और जो भी आपकी ज़िंदगी में जैसे भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तो सक्सेस होने का एक ही मंत्र है, आपको निरंतरता बनाए रखनी है, और जो भी आपके रास्ते में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उनका सामना करते हुए जाना है, और एक दिन आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। तो यही वो अपना था, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अपने क्लास में थ्योरी कम करेंगे ना, जो एक्सप्लेन कम करेंगे, आप सभी को इनके बारे में पता है। सिर्फ अपने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश 1 जनवरी 2023 को यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य बने हैं। देखो यूएनएससी है, इसके सदस्य 2 टाइप से होते हैं। एक तो होते हैं स्थायी सदस्य। कौन से सदस्य होते हैं? स्थायी सदस्य। इसके टोटल स्थायी सदस्य है 5, ठीक है। वो तो स्थायी है ही, उनमें आते हैं यूएसए, यूके, चीन, ठीक है। ये सब जो राष्ट्र है वो इसके स्थायी सदस्य। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत स्थायी सदस्य नहीं है। भारत इसका अस्थायी सदस्य रहा है। कब रहा है? 2021-22 में रहा है। अब नेक्स्ट जो इसकी अध्यक्षता मतलब कि सदस्यता पाने के लिए इसने भारत ने इसमें अप्लाई कर रखा है। तो जो अगली इसको अध्यक्षता मिलेगी, सदस्यता मिलेगी, वो कब के लिए? 2028 से 2029 की सदस्यता के लिए इसने अप्लाई भारत ने कर रखा है। लेकिन अपने से पूछा कि 1 जनवरी 2023 को यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य कौन कौन बने हैं? जापान, इक्वाडोर, माल्टा और मोजाम्बिक बने हैं। 5वां नाम और आप इसमें लिख लोगे। 5वां नाम क्या है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। कौन सा नाम है? स्विट्जरलैंड भी नाम इसमें आप सम्मिलित कर लोगे। क्वेश्चन का राइट आंसर अपने हो जाएगा 1, 2 व 3 व 4। चारों क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। तो चारों के चारों अपने क्या राइट है? जापान, इक्वाडोर, माल्टा और मोजाम्बिक है। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
देश में निर्मित भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। तो स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इन्होंने पूछा है। राइट आंसर तो देखो अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बारोस। देश में निर्मित भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बारोस है। अभी किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे बनाया गया, ये याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। देखो सॉफ्टवेयर की अगर अपने बात करें, किसकी बात करते हैं अपने? सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर दो टाइप के अपने पढ़ते हैं हमेशा, ठीक है। कौन कौन से पढ़ते हैं? एक तो जिनको अपने एप्स बोलते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन दोनों में क्या फर्क होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जो यूजर होता है, यूजर कौन? जो कंप्यूटर को या कोई भी डिवाइस है उसको यूज कर रहा है, वो यूजर होता है। यूजर अपनी सहूलियत के हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, और अगर उसको उसकी जरूरत नहीं है उस सॉफ्टवेयर की तो उसे क्या कर देता है? अनइंस्टॉल कर देता है। वो तो हो गए कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अपने सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर के लिए, अपने मोबाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडो के बिना कंप्यूटर नहीं चला सकते, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, इसके बिना मोबाइल नहीं चल सकता, तो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बारोस भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा गंगा नदी में प्रयुक्त क्रूज का नाम है। देखो क्वेश्चन में एक आंसर और मिल रहा है अपने को, दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा गंगा नदी पर है, ठीक है। कौन सी ये पूछा गया, तो कौन सी इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो चार ऑप्शन है, ये पढ़ चुके हो, मैं पहले भी क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसका राइट आंसर बताओ सभी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है अपने MV गंगा विलास। MV गंगा विलास है। ये क्या है? एक स्वदेशी क्रूज है। क्या है ये? एक स्वदेशी क्रूज है। और अगर बात करें ये किस टाइप का? विलासी है ना, मतलब कि बहुत सहूलियत है इसमें, विलासी क्रूज है ये। अगर इसमें बात करें कि कितने दिन की यात्रा और कहाँ से कहाँ तक होगा ये, तो कितने दिन की इसमें यात्रा कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं अपने यात्रा 51 दिन की यात्रा है, 27 नदियों को पार करेगी। कितने दिन की यात्रा में? 51 दिन की इसमें टोटल क्या होगी? यात्रा करवाई जाएगी। और कितनी नदियों को पार करने वाली है ये? 27 नदियों को ये पार करने वाली है, ये भी आप इसमें याद रखोगे। और अगर बात कर ले कि कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा करने वाले हैं, तो वाराणसी से असम। कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी। कहाँ से है ये? वाराणसी से असम तक है। लेकिन इसकी अगर पूछ ले इसका रास्ता जो वाया जाएगी, कहाँ से जाएगी ये? बांग्लादेश से होकर गुजरेगी, ठीक है। बांग्लादेश से होकर गुजरेगी। 51 दिन की टोटल यात्रा है। MV गंगा विलास है, सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा है, गंगा नदी पर है। 51 दिन की टोटल यात्रा होगी, 27 नदियों को पार करेगी। यह एक स्वदेशी क्रूज है, विलासी क्रूज है। और अगर बात करें इसमें टोटल कमरे कितने हैं? 18 कमरे हैं और 36 पर्यटक। ये याद रखोगे, कितने कमरे हैं? 18 तो इसमें कमरे हैं। और पर्यटक पूछे एक टाइम में कितने पर्यटक इसमें जा सकते हैं, तो 36 पर्यटक इसमें एक टाइम में जा सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन, कौन सा? 3rd नंबर क्वेश्चन था, सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पूछी थी MV गंगा विलास। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जामों में ये पूछा भी गया है। जो भी पिछले साल 2023 में एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सूचकांक से क्वेश्चन है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक कंप्लीट सूचकांक नहीं पढ़े हैं, या इनको जारी कौन करता है, अलग अलग सूचकांक को, अलग अलग इंडेक्स को अलग अलग संस्था जारी करती है, पहले स्थान पर कौन है और भारत का स्थान कौन सा है। अगर आप सभी कंप्लीट सूचकांक पढ़ना चाहते हो तो जीके बाय अजय सर अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्ले लिस्ट में जाकर आप जो SSC GD करंट अफेयर है उसमें टॉपिक वाइज सीरीज में मैंने कंप्लीट सूचकांक आपको करवाए हुए हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। अगर बात करें कि इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करने वाली एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम भी क्या है? ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट का नाम है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो इसमें पहले स्थान पर USA है। पहले स्थान पर इसमें कौन है? USA है, ये आपको याद रखना है। और इसको जारी करने वाली कौन सी है? एक वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम भी इसी सूचकांक पे ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट, जिसमें कि भारत का स्थान चौथा स्थान है और पहला स्थान US का है।
और अगर बात करें ये किस टाइप की इंडेक्स है, सैन्य ताकतों का पता लगाने के लिए, ठीक है, सैन्य ताकतों के बारे में बताती है, ठीक है, सैन्य ताकतों के बारे में ये जो इंडेक्स जारी की जाती है उसमें सैन्य ताकतों में भारत का स्थान चौथा स्थान है। और अगर आपसे 2-3 इंडेक्स और देख लेते, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान 127वां है। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। अगर शांति सूचकांक में पूछ ले उसमें भी भारत का स्थान 126वां है। हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में आपसे अगर भारत का स्थान पूछे तो 80वां स्थान है। और अगर पूछ ले कि हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान तो 80वां है, पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर उसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है। और खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है, खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर फिनलैंड है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात प्रथम महिला अधिकारी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विश्व में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कौन सा युद्ध क्षेत्र है, सियाचिन में तैनात महिला अधिकारी कौन सी है। तो देखो 4 ऑप्शन है, 4 महिला अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन माधुरी मौर्य, कैप्टन शिवा आर्य, या कैप्टन पीवीएस जेतावत। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने, कैप्टन शिवा चौहान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अपने कैप्टन शिवा चौहान की, तो ये कौन है, ये हैं इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी अधिकारी हैं, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछ लूं किनके बारे में, दीपिका मिश्रा के बारे में, किनके बारे में पूछ लूं मैं आपसे, दीपिका मिश्रा जी के बारे में पूछ ले, तो दीपिका मिश्रा कौन थी, ठीक है, दीपिका मिश्रा जी को अभी एक पुरस्कार, एक पदक प्राप्त किया है इन्होंने। कौन सा पदक प्राप्त किया है, असाधारण साहस वीरता पदक प्राप्त करने वाली हैं। इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश में जो बाढ़ आई थी उसके दौरान इन्होंने अच्छा नेतृत्व किया था, उसके लिए इन्हें असाधारण साहस वीरता पुरस्कार या पदक से सम्मानित किया गया। क्या नाम है उनका, दीपिका मिश्रा। क्वेश्चन में पूछा था सियाचिन क्षेत्र पर तैनात महिला अधिकारी कौन सी है, पहली महिला अधिकारी है कैप्टन शिवा चौहान। तो ये जो क्वेश्चन अपने अब कर रहे हैं, अभी इसमें लगभग अपने 60 से 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। कंटिन्यू क्लास को आपको देखना है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप विजन इंस्टीट्यूट जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फ्री मटेरियल में आपको ये पीडीएफ प्राप्त करवा दी जाएगी। और इसी क्लास का जो भी अपने टॉपिक वाइज क्लासेस लगा रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टेस्ट है आपको विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर फ्री मटेरियल में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, भारत मिस्र के मध्य पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन जैसलमेर में किस नाम से किया गया है। देखो भारत और मिस्र के बीच में ये सैन्य अभ्यास किया गया है, ठीक है। पहले तो आप ये याद रखोगे किन किन के बीच में हुआ, ये भारत और मिस्र के बीच में ये सैन्य अभ्यास किया गया है। दूसरा याद करोगे इसका आयोजन कहाँ किया गया, आयोजन इसका किया गया राजस्थान में। राजस्थान में भी अगर आपसे पूछ ले तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। इतनी चीजें तो आप याद रखोगे, क्वेश्चन में दी हुई हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत और मिस्र ऑप्शन में दे सकता है, क्वेश्चन में युद्धाभ्यास का नाम दे सकता है। आयोजन पूछ लेगा, राजस्थान में हुआ है, राजस्थान में कहाँ हुआ है, जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। और पूछे नाम क्या है उसका, नाम है साइक्लोन फर्स्ट। साइक्लोन जो फर्स्ट है भारत और मिस्र के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। और यह पहला युद्धाभ्यास है, ठीक है, साइक्लोन फर्स्ट दिया हुआ है, पहला युद्धाभ्यास है। दूसरा बात करें कि राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया, तो पहला युद्धाभ्यास, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो इसको भी याद रखोगे। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि एकता अभ्यास, ठीक है, एकता नहीं है, ये लड़की एकता नहीं है, ये एक था युद्धाभ्यास है। और दूसरा अभ्यास में आपसे पूछ लूं एक्विरिन, ठीक है, एक्विरिन जो युद्धाभ्यास है ये किस किस के मध्य हुआ है, तो ये भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। किसके मध्य हुआ है, भारत और मालदीव के मध्य जो युद्धाभ्यास है वो कौन कौन सा है, एकता और एक्विरिन युद्धाभ्यास है। क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो गया, बी ऑप्शन राइट आंसर है, साइक्लोन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी ये पुरस्कार है ये भी मैं आपको कंप्लीट एक ही क्लास में करवा चुकी हूँ, और क्लास अपनी 20 से 25 मिनट से ज़्यादा वो क्लास नहीं होती है, तो उस क्लास को भी आप एक बार जरूर देख लीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस क्लास को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर वो ये क्लास देख सकते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखो 56वां तो आप सभी बता दोगे,
56वां किसे दिया गया है? नीलमणि फुकन को 56वां पुरस्कार दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इनको कौन सी भाषा के लिए दिया गया है? असमिया भाषा के लिए दिया गया, ठीक है, असमिया भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया। अगर आप अब देखो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो सभी को याद हो चुका है, नीलमणि फुकन याद रखोगे। अगर बात करें दामोदर मोजे की, तो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किन्हें दिया गया? दामोदर मोजे को दिया गया। और 56वां, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 56 नंबर पूछे तो नीलमणि फुकन नाम याद रखोगे, और अगर 57वां पूछा है तो दामोदर मोजे नाम याद रखोगे। और इन्हें कौन सी भाषा के लिए दिया गया? कोंकणी भाषा के लिए। कौन सी भाषा होगी इनकी? कोंकणी भाषा के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ये याद रखोगे आप, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन हो गया, 57वां दामोदर मोजे हो गया। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ते हुए जाना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2023 कुल कितनी हस्तियों को प्रदान किया गया है? देखो आप कहोगे कि मैडम अभी ये जो पद्म पुरस्कार है, जितने भी पद्म पुरस्कार हैं, देखो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, 3 होते हैं ना ये। तो ये जितने भी पद्म पुरस्कार हैं, ठीक है, इनकी घोषणा कब की जाती है? अगर आपसे पूछ ले, जितने भी पद्म पुरस्कार हैं इनकी घोषणा कब की जाती है? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी, प्रत्येक वर्ष कब की जाती है? गणतंत्र दिवस वाले दिन इसकी घोषणा की जाती है। तो आप कहोगे मैडम 2024 की भी घोषणा कर दी गई है, तो एग्जाम में 2024 भी पूछ सकते हैं। देखो आपके एग्जाम फरवरी में 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आपसे 2024 का ही पूछे, इतना लेटेस्ट पूछे, आपसे 2023 का भी पूछ सकता है। तो पद्म विभूषण 2023 कुल कितनी हस्तियों को प्रदान किया गया है? तो कुल 6 हस्तियों को प्रदान किया गया है, ये याद रखोगे। इनमें भी याद रखोगे आप, 3 को क्या मिला है? मरणोपरांत मिला है, ठीक है, 3 को क्या मिला है? मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। अब जिनको 3 जो व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, उनके नाम क्या है? उनके नाम है मुलायम सिंह यादव, पीबी महालोबिस, और तीसरे हैं बालकृष्ण दोषी। ये कंप्लीट डिटेल से अपने क्लास को पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी आप इसे डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो अपनी जो पुरानी क्लास है उसमें जाकर आप डिटेलली पढ़ सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता है वो मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ। आप इसी क्लास को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, और इसी में से आपके क्वेश्चन पूरे देखो 100% अपने मान के चले करंट अफेयर को, तो इसमें से आपके लगभग 95% क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है। तो अगर इसमें और बात करें तो कुल कितने 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए थे? तो कुल दिए गए थे 106। कितने दिए गए थे? कुल 106 दिए गए थे, जिनमें से 6 तो क्या थे? पद्म विभूषण थे। और अगर बात करें अपने भूषण पुरस्कार 9 थे, और पद्म श्री कितने थे? 91 थे। 9, 91 और ये 6 आप याद रखोगे, ठीक है। और टोटल कितने हो गए? 196 पुरस्कार दिए गए थे। 26 जनवरी को दिए जाते हैं, घोषणा की जाती है पद्म पुरस्कारों की, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन इसकी घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 70वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 आयोजन किस शहर में किया गया है? ये वही शहर है जो कि 7वीं बार स्वच्छता अभियान में टॉप फर्स्ट में आया है, ठीक है। वही शहर कौन सा हो गया? आप याद रखोगे, इंदौर, ठीक है। 70वां प्रवासी भारतीय दिवस कौन से नंबर का है? 70वें नंबर का है। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार 8 से लेकर 10 तक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था अपना, और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, अगर आपसे पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर अपने लिख लेते हैं सारे दिवस, ठीक है। आज से 3-4 दिवस में अपने इस क्लास में पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ में, कौन कौन से हैं? विश्व हिंदी दिवस कौन सा है? विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं अपने, ठीक है। कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले अपने इसी में राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो वो कब मनाया जाता है? अपने 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगर अपने बात करें संस्कृत दिवस की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, संस्कृत दिवस की बात करते हैं, तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, इसके लिए आपको क्या याद रखनी पड़ेगी? तिथि याद रखनी पड़ेगी। कौन सी है? श्रावण पूर्णिमा। और श्रावण पूर्णिमा के दिन एक त्योहार मनाया जाता है अपने भारत में, अपने देश में एक त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और इस बार रक्षाबंधन 30 अगस्त का था, तो इस बार संस्कृत दिवस भी कब मनाया गया? 30 अगस्त को मनाया गया। अब कहोगे कि संस्कृत दिवस क्यों श्रावण पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है? इस दिन क्या होती है कि जो संस्कृत व्याकरण के रचयिता थे, संस्कृत व्याकरण में के रचयिता कौन थे? सब उनका नाम था पाणिनि। क्या नाम था? पाणिनि।
इनकी जयंती होती है, उसी जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? संस्कृत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस पूछा है। राइट आंसर क्या हो गया अपना? इंदौर हो गया। और आपसे प्रवासी दिवस भी पूछ सकते हैं, तो कौन सा है? 9 जनवरी है। एक दिवस और याद रखोगे आप, कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस याद रखोगे? पराक्रम दिवस। ये कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, किन की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस? अगर बात करें अपने, तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो पहला संस्करण हुआ है, इसकी विजेता टीम पूछी है। किसका पहला संस्करण है? इसका अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण है। इसमें विजेता टीम कौन सी रही है? तो इसमें विजेता टीम रही है भारत। ठीक है, कौन रही है? भारत। फाइनल मैच की अगर बात करें तो फाइनल किन किन के बीच में खेला गया था इस बार? तो फाइनल खेला गया था इसमें भारत और इंग्लैंड के मध्य ये फाइनल मैच खेला गया था। तो उपविजेता टीम कौन सी होगी? इंग्लैंड होगी। विजेता टीम कौन सी होगी? भारत होगी। और ये पहला ही संस्करण था। और आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट जो है वो इंडियन जो वुमेन क्रिकेट टीम है उन्होंने जीता है। ऐसा पहला ये आईसीसी का पहला बड़ा कोई टूर्नामेंट जो कि IWCT इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने जीता है। कौन सी टीम विजेता रही? भारत रही। फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। एशिया में हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला पहला देश कौन सा है? देखो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज भी कर सकता है। मैंने आपको पढ़ाया एशिया में हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला पहला देश कौन सा है। तो एशिया में अगर पूछ ले तो राइट आंसर अपना क्या होगा? चीन राइट आंसर है। ठीक है, तो चीन राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले, देखो एशिया में पूछा है, ये याद रखोगे आप। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? एशिया पूछा है। एशिया में अगर पहला पूछ ले आपसे तो एशिया में पहला कौन सा है? चीन पहला है। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला पहला देश कौन सा है, तो विश्व में पहला देश तो कौन सा हो गया? जर्मनी हो गया। और अगर विश्व में दूसरा देश आपसे पूछता है, ठीक है, विश्व में दूसरा देश आपसे पूछता है तो वो कौन सा होगा? वो चीन होगा। एशिया में पूछेगा पहला तो चीन है। विश्व में पहला पूछे तो जर्मनी है। याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो गया? चीन राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है लगभग आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनको फिर भी मैं क्लास में बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से आपको याद रखना है। देखो, जो उन्होंने नहीं पढ़ा अब तक, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ये सब आपका रिवीजन क्लासेज है। जो मैराथन क्लास का मतलब ही क्या होता है? रिवाइज करवाना आपको। जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लो। अब जो नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा, लेकिन पेपर में जो आपका पढ़ा हुआ है वो आ गया, वो भी गलत करके आते हो, फिर बहुत बुरी बात हो जाती है। वो फिर अपने को अफसोस हो जाता है, ये तो मैंने पढ़ा था, ये भी मेरे से गलत हो गया। तो लेकिन जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को किस रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर का मतलब क्या है? मोटे अनाज के रूप में इसे मनाया गया है। और अगर बात करें मोटा अनाज क्या होता है? फाइबर युक्त होता है। ठीक है, क्या होता है? फाइबर युक्त होता है। और इसकी जो एक पहल शुरू की गई थी, G20 का एक सम्मेलन हुआ था। कौन सा? कृषि अधिकारियों का। G20 के दौरान कृषि अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ। वो सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर में। और वहां पर एक पहल की शुरुआत की गई थी। कौन सी पहल थी? वो पहल थी मीरा पहल। कौन सी पहल थी? मीरा पहल की शुरुआत की गई थी। किनके द्वारा की गई थी मीरा पहल की शुरुआत? ये G20 में जो कृषि अधिकारियों की जो सम्मेलन हुआ था उनके द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई? मीरा पहल शुरू की गई। कौन सा शहर था? इंदौर शहर था। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया अपने? ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अब मोटे अनाज में आपसे पूछ ले कौन कौन से आते हैं, तो बाजरा, रागी, ज्वार, जो। बाजरा, रागी, ज्वार, जो, ये मोटे अनाज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, इसका जो पहला मतलब कि उद्घाटन कर दिया गया है, कौन सा? दिल्ली लालसोट जो खंड है इसका उद्घाटन कर दिया गया। कौन सा खंड है? दिल्ली लालसोट। दिल्ली लालसोट जो खंड है
इसका उद्घाटन कब किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया 12 फरवरी को, इसका उद्घाटन कर दिया गया। किनके द्वारा किया गया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? ये टोटल भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। अब ये 6 राज्य हुआ है कौन कौन से? ठीक है, कितने राज्य हैं? टोटल 6 राज्य हैं। उनमें से एक यूटी, आप नई दिल्ली पता ही आपको, तो आप अपने इसको देखते हैं कौन कौन से 6 राज्य हैं। ये है नई दिल्ली, ठीक है, याद रखोगे कौन सा है? नई दिल्ली है। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद याद रखोगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद याद रखोगे आप ये जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद याद रखोगे कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र। तो ये 6 राज्यों से होकर गुजरने वाला है। क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो गया? बी ऑप्शन राइट आंसर है। दिल्ली लालसोट खंड का उद्घाटन कर दिया गया। कब किया गया? 12 फरवरी को किया गया। किनके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन देखो, अमिताभ कांत, सिंधु श्री खुल्लर, बीवीआर सुब्रमण्यम, परमेश्वरम अय्यर। 4 ऑप्शन है जिनमें से लगभग ऑप्शन अपने क्या है? नीति आयोग से संबंधित है। तो अपना जो राइट आंसर इन्होंने पूछा क्या है? फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किन्हें नियुक्त किया गया? ये किया गया बीवीआर सुब्रमण्यम को। किन्हें नियुक्त किया गया? बीवीआर सुब्रमण्यम को किया गया। किनके स्थान पर किया गया? ये किया गया किनके स्थान पर? परमेश्वरम अय्यर के स्थान पर। अगर आपसे पूछ ले नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके स्थान पर? अच्छा, नीति आयोग की जो स्थापना है ये एक आयोग था, उसके स्थान पर की गई है। कौन सा आयोग था वो? योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना कर दी गई? नीति आयोग की। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अगर आपसे पूछ ले, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो करंट में प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे। ये आपको याद रखना है। और 15 मार्च 1950 पूरी डेट याद रख लो आप। कौन सी है पूरी डेट? 15 मार्च 1950 ये पूरी डेट आप याद रखोगे, ठीक है। किसकी स्थापना हुई थी? ये योजना आयोग की हुई थी, जिसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जो करंट में प्रधानमंत्री हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और 2023 में किसको सीईओ नियुक्त किया गया? सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम को किया गया। किनके स्थान पर किया गया? परमेश्वरम अय्यर के स्थान पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। सभी अच्छे से पढ़ने, अपने 70 क्वेश्चन पढ़ेंगे इस क्लास में। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 रिपीट हो गया ये क्वेश्चन है ना। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया एंजेला मर्केल को। किसको किया गया? एंजेला मर्केल को किया गया। ये कौन है? जर्मनी की चांसलर हैं, ठीक है, जर्मनी राज्य की पूर्व चांसलर रही हैं। और इन्हें किस लिए दिया गया ये जो पुरस्कार है यूनेस्को शांति पुरस्कार? शरणार्थियों के लिए बेहतर कार्य करने के लिए। एक तो आप याद रखोगे ये कौन है? जर्मनी। जो जर्मनी है, जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। क्या रही हैं? पूर्व चांसलर रही हैं। ये आपको नाम याद रखना है। एंजेला मर्केल है। और शरणार्थियों के लिए इन्होंने कार्य किया था। किन के लिए किया था? शरणार्थियों के लिए बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 है। किसको प्रदान किया गया? एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में भारत द्वारा चलाए गए राहत कार्य का नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लो। इस पेज पे मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ इनमें से जरूर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। 20 फरवरी से आपका जीडी का एग्जाम शुरू है और उनमें आपसे एक क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाएगा पूरी जो स्लाइड में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो क्वेश्चन में अपने से पूछा गया तुर्की और सीरिया में भूकंप आया तो भारत द्वारा चलाए गए राहत कार्य का उसमें क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया से याद रखोगे ऑपरेशन दोस्त। क्या याद रखोगे? तुर्की और सीरिया, ठीक है। तुर्की और सीरिया का नाम आए तो कौन सा ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन दोस्त हो गया। अगर आपसे पूछ ले ऑपरेशन कौन सा, अगर सूडान, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, ये किसका नाम आ जाए याद रखोगे? तो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। अगर आपसे पूछ ले ऑपरेशन देवी शक्ति,
तो देवी शक्ति का नाम आते आपको नाम याद रखना है अफगानिस्तान। किसका नाम याद रखोगे? अफगानिस्तान का नाम याद रखोगे। उसके बाद आता है ऑपरेशन गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ऑपरेशन गंगा का नाम जैसे ही आता है आपसे पूछा जाए तो किसका नाम याद रखोगे? यूक्रेन। यूक्रेन में फंसे जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर जो और भी अदर जो भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। अभी एक ऑपरेशन चलाया गया, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अजय। आप सभी बताओगे, मैंने आपको ये पढ़ाए हुए हैं, सभी ऑपरेशंस भी पढ़ा दिए हैं। तो कितने ये जो ऑपरेशन अजय है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? देखो भारत के द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन किस लिए शुरू किया गया था? कारण इसको शुरू करने का क्या रहा था वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया, ऑपरेशन कावेरी सूडान है, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। तो ऐसे आप इनको याद रखोगे, शॉर्ट में जितना याद रखोगे इनकी ट्रिक बना के आप इनको याद कर सकते हो। तो जितने भी ऑपरेशंस हैं मैंने एक क्लास में पढ़ाए हुए हैं, इनको ट्रिक के साथ याद करवाया हुआ है, तो आप उस क्लास को भी एक बार जरूर देखना। सभी क्लासेस लगभग अपनी वो रहती हैं 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा क्लास अपनी नहीं होती है। तो 15 से 20 मिनट की क्लास जो है आप रिवाइज कर सकते हो उसको, या फिर टेलीग्राम चैनल और विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर फ्री मटेरियल में आपको PDF प्राप्त करवा दी गई है, तो आप वहाँ से भी उसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मॉर्निंग कंसल्ट वेबसाइट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो मॉर्निंग कंसल्ट वेबसाइट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी कौन है? आप सभी को पता है, अपने प्रधानमंत्री हैं। और मॉर्निंग कंसल्ट वेबसाइट के ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी एग्जाम में, पीछे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। मॉर्निंग कंसल्ट जो वेबसाइट है इसके अनुसार विश्व सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्र प्रवर्तित योजना दी वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ऑप्शन है अपने इसमें 5,000, 5,200, 5,400 या 4,800। देखो ये बजट जो इसके लिए किया गया वो तो इम्पोर्टेंट है ही। अब ये आपसे पूछ ले कि द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की क्यों गई थी? ठीक है, इसको शुरुआत करने का कारण क्या था इसका? तो जितने भी चीन की सीमा से सटे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और अगर पूछ ले तो इसमें एक तो बजट पूछा गया है, तो कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 4,800 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? इसकी शुरुआत की गई है अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से की गई है इसकी शुरुआत? अरुणाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। अगर अरुणाचल प्रदेश से भी पूछ ले कि कहाँ से की गई है इसकी शुरुआत, किवतू गांव से इसकी शुरुआत की गई है। ये आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है, स्टार लगा लो इस पे आप। ठीक है, किवतू गांव अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत की गई है। और कितने केंद्र द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई, कितना बजट पास किया गया इसके लिए आवंटित किया गया? 4,800 करोड़ रुपए। प्रोग्राम का नाम द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। चीन की सीमा से सटे जितने भी अपने यूटी है उनके लिए योजना शुरू की गई है। उनके गांवों में जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने के लिए, जितने भी गांव हैं उसके पास पास उसमें क्या सुविधाएं देने के लिए ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। तो याद रखोगे इसको, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर है, 4,800 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय बजट 2023-24 में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पहल, मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए की गई है। तो मैंग्रोव के लिए देखो, मैंग्रोव बचाओ पहल, मैंग्रोव संरक्षण पहल, मिस्टी पहल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप में से जो भी जिन्होंने भी पहले करंट अफेयर नहीं पढ़ा है वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देख के क्या करेंगे, या तो करेंगे मैंग्रोव बचाओ या करेंगे मैंग्रोव संरक्षण पहल। लेकिन जो केंद्रीय बजट ये भी पूछ लिया था कौन से बजट में की गई थी शुरुआत, 2023-24 के बजट में इसकी शुरुआत की गई है। मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए कौन सी पहल है? ये मिस्टी पहल की शुरुआत की गई है। याद रखोगे, मैंग्रोव वृक्षारोपण या मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? मिस्टी पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। कौन बन गए हैं? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बन गए हैं। ये आप याद रखोगे, कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अब ये पूछोगे कि 22वां विधि जो आयोग है ये चर्चा में क्यों रहा है? ये किस लिए चर्चा में रहा है? चर्चा में रहने का कारण क्या है? चर्चा में रहने का कारण क्या है? इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया? कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब कब तक बढ़ा दिया गया ये कार्यकाल? ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया 31 अगस्त 2024 तक ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया।
और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। याद रखोगे अध्यक्ष को भी। चर्चा में रहने का कारण कार्यकाल बढ़ना है और 31 अगस्त 2024 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीतने वाला क्लब कौन सा है, ये पूछा गया आपने से। तो कौन सा है ये देखो, एक तो है फीफा क्लब विश्व कप, इसका आयोजन तो कहाँ किया गया? मोरक्को में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? मोरक्को में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और फीफा विश्व कप अगर आपसे पूछ ले, कौन सा पूछ ले? फीफा विश्व कप डायरेक्ट आपसे पूछ ले तो उसका आयोजन कहाँ किया गया है? कतर दोहा में किया गया। कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो जो फीफा क्लब पूछ ले, क्लब का तो कहाँ किया गया? मोरक्को में किया गया। डायरेक्ट आपसे फीफा का पूछ ले तो कहाँ किया गया? कतर में किया गया। कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया। ये आप याद रखोगे। ये फीफा डायरेक्ट है और ये फीफा क्लब है। पूछा गया है कि कौन से क्लब ने जीता है, तो रियल मैड्रिड ने इसको जीता है, ठीक है। कौन सा? फीफा क्लब विश्व कप 2022 जीतने वाला क्लब कौन सा? रियल मैड्रिड है। और फीफा विश्व कप का आयोजन कतर दोहा में किया गया। और अगर आपसे पूछ ले रियल मैड्रिड इन्होंने कौन सी बारी जीता है? 5वीं बारी है जो है ये इन्होंने गेम जीता है। फीफा क्लब विश्व कप कितनी बार जीत लिया इन्होंने? 5वीं बार ये कप जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेंस प्रीमियम लीग की नीलामी में सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सभी को पता है, खूब चर्चा में रही है। तो विमेंस प्रीमियम लीग की नीलामी में सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन है? ये है स्मृति मंदाना। कौन है? स्मृति मंदाना है। कितने मतलब कि पूछ ले कितने में इनको खरीदा गया है? तो इनको खरीदा गया 3.4 करोड़। कितने में? 3.4 करोड़। अब पूछ ले किन्होंने खरीदा इन्हें? तो इन्हें खरीदा मुंबई बुल्स ने। किन्होंने इसको खरीदा? मुंबई बुल्स ने इनको खरीदा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? आपने स्मृति मंदाना हो गया। सॉरी, मुंबई बुल्स नहीं है, बेंगलुरु बुल्स है। कौन सा है? बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु बुल्स ने इन्हें खरीदा, ये आपको याद रखोगे, ठीक है। 3.4 करोड़ है। नाम स्मृति मंदाना है। विमेंस प्रीमियम लीग WPL की नीलामी में सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंदाना है। और इसको आपसे पूछ लिया, अभी क्वेश्चन में करके भी आए थे, किन्होंने जीता है इसको? मुंबई इंडियंस ने इसको जीता है, ठीक है। किन्होंने जीता है? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल को। किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल को इन्होंने हराया है। ये भी याद रखोगे। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? स्मृति मंदाना क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। थीम पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो भी इस टाइप के दिवस मनाए जा रहे हैं उनकी थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वर्ष 2023 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, उसकी इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की जो थीम थी वो थी वेटलैंड रेस्टोरेशन। क्या थी? वेटलैंड रेस्टोरेशन थी। ये आपको याद रखना है। और आर्द्र भूमि दिवस मनाया कब जाता है? 2 फरवरी को यह मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की किस महिला खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? देखो कहाँ पर है ये? यूपी में है। कौन सा स्टेडियम? रायबरेली में है। यूपी के रायबरेली में कौन सा स्टेडियम है? हॉकी का स्टेडियम है। अगर आपसे पूछ ले हॉकी के जादूगर कौन है, ठीक है, हॉकी के जादूगर जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, हॉकी के जादूगर कौन है? तो हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की किस महिला खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया रानी रामपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम था, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? रानी रामपाल के नाम पर रख दिया गया है। कौन से कहाँ पर है? यूपी में है। यूपी के रायबरेली में है, हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम क्या है? रानी रामपाल है। मैंने आपसे क्या पूछा है? हॉकी के जादूगर कौन है? कमेंट बॉक्स में आप सभी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबल प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? अब जो एबल प्राइज है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? उनकी मृत्यु 27 वर्ष की उम्र में हो गई थी और वो क्या थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। कौन थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। कहाँ के थे ये? नॉर्वे के थे, ठीक है। उनका नाम क्या था? अगर उनका पूरा नाम आपसे पूछ ले तो उनका पूरा नाम था हेनरी निकल्स एबल। क्या नाम था? हेनरी नाम था उनका, हेनरी
निकलसन एबेल, ठीक है। क्या थे ये? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु कितनी उम्र में हो गई थी? 27 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के नाम पर एक प्राइज शुरू किया गया। कौन सा प्राइज? एबेल प्राइज है। गणित के क्षेत्र का इसे क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो इसमें से किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार? ये दिया गया लुईस ए कैफरली को। किसको दिया गया ये पुरस्कार? लुईस ए कैफरली को ये पुरस्कार दिया गया है। कहा के अगर आपसे पूछ ले तो ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो गया? लुईस ए कैफरली। गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार लुईस ए कैफरली को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर किसे ये दिया गया? आप याद रखो, सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया गया पुरस्कार है। ये जो दिया गया है, ये दिया गया है जिनका नाम है शक्तिकांत दास। किन्हें दिया गया? शक्तिकांत दास को दिया गया है। कौन है ये? आरबीआई के गवर्नर हैं। ये आपको याद रखना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अब 2023 में क्यों गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? ये देने का कारण है कि कोविड-19 के दौरान, आप सभी को पता है कोविड-19 कब आया था ना? कोविड-19 के दौरान बेहतर इन्होंने क्या की थी? वित्तीय जो सेवाएं हैं, वित्तीय प्रबंधन करने के लिए कितना बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया था? वित्तीय प्रबंधन किया था। वित्तीय प्रबंधन करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। किसके दौरान? कोविड-19 के दौरान शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। कौन है ये? आरबीआई के गवर्नर हैं। इन्हें वर्ष 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की किस महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? अब जो वो महिला खिलाड़ी है वो कौन है? मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहन, पीवी संधू या साक्षी मलिक? अब ये जो चारों जो महिला खिलाड़ी है, इनका जो गेम है वो अपने को याद होना चाहिए कि इन चारों महिला खिलाड़ी का गेम है कौन सा। पहले तो अपने देखते हैं कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने वो है मीराबाई चानू। अब आप सभी बताओ कि मीराबाई जो चानू है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है भारोत्तोलन से। किससे है? भारोत्तोलन से इनका संबंध है। और अगर बात करें अपने लवलीना बोरगोहन, पीवी संधू और साक्षी मलिक की, तो लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बॉक्सिंग से, ठीक है। तो ये दोनों आप खिलाड़ियों के जो गेम है वो याद रखोगे, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत की महिला खिलाड़ी मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। ये किस खेल से संबंधित है या इनका खेल कौन सा है? तो कौन सा है? भारोत्तोलन है। लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से संबंधित है। और अगर बात करें पीवी संधू की, तो इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन, ठीक है। ये बैडमिंटन से संबंधित है। साक्षी मलिक की बात करें तो ये कौन से गेम से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। ये सारे नाम आप याद रखोगे। राइट आंसर अपना क्या हो गया? मीराबाई चानू अपना क्या हो गया? राइट आंसर हो चुका है। याद रखोगे कौन सा है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 भारत कौन से स्थान पर रहा है? मैंने आपको अभी शुरू में अपने क्वेश्चन करके आए थे। कौन सा था वो क्वेश्चन? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स करके आए थे, जिसमें भारत का स्थान कौन सा था? चौथा था, ठीक है। और पहले स्थान पर अगर उसमें पूछ ले, पहले स्थान पर कौन सा था? यूएसए उसमें पहले स्थान पर था। उसको जारी करने वाली कौन सी संस्था थी? एक वेबसाइट थी, ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट थी। अब क्वेश्चन में अपने से कौन सा पूछा गया है? खुशहाली सूचकांक पूछा गया है। खुशहाली सूचकांक और शांति सूचकांक दोनों साथ में याद कर लो। कौन से नंबर पर है भारत? 126वें स्थान पर है। खुशहाली सूचकांक में अगर आपसे प्रथम स्थान पूछ ले तो किसका है? फिनलैंड का है, ठीक है। किसका स्थान है? पहले स्थान पर फिनलैंड है। अगर बात करें अपने किसकी? ग्लोबल जेंडर गैप की, किसकी बात करें? ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 127वां स्थान है। ये याद रखोगे। और एक और लिख लेते हैं अपने इसमें, कौन सा लिखे? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 80वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। और क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कौन सा हो गया? 126वां स्थान हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी के साथ डीजल आपूर्ति हेतु पाइपलाइन का निर्माण किया है? तो किस पड़ोसी देश के साथ किया है? ये किया है बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। इसका टोटल जो खर्चा है, टोटल खर्चा कौन उठाने वाला है? इसमें भारत उठाने वाला है। और अगर बात करें कि इस पाइपलाइन की पूरी लंबाई कितनी है, इस पाइपलाइन की जो पूरी लंबाई है, पहले तो 100% ये याद रखोगे, पूरा खर्चा भारत करने वाला है। इस पाइपलाइन की कंप्लीट जो लंबाई है कितनी है? 130 किलोमीटर है, ठीक है। उसमें याद आप रखोगे कि 6 किलोमीटर तो किसकी है? भारत, ठीक है। कितनी रहेगी? 6 किलोमीटर भारत में रहेगी, बाकी कितनी बची? 124। 124 किस में है? बांग्लादेश में है, ये आप याद रखोगे। और इस पाइपलाइन का एक नाम है, इस पाइपलाइन का नाम क्या है? इस पाइपलाइन का नाम है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप, ठीक है। इंडियन बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है, ये इसका नाम है, ये याद रखोगे। IBFP इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इसका नाम है। किसका नाम है? ये पाइपलाइन का नाम है, ये याद रखोगे आप। और किसके साथ शुरू की? कौन सा पड़ोसी देश है? बांग्लादेश के साथ इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 5वां आसियान भारत जो व्यापार शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये पूछा गया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड या फिर मलेशिया? कहाँ किया गया इसका आयोजन? इसका आयोजन किया गया मलेशिया में। डायरेक्ट बस आपको याद रखना है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन है, आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में किया गया। जितने भी सम्मेलन है, ठीक है, जितने भी सम्मेलन है, ये टॉपिक वाइज आपको सभी पढ़ा चुकी हूँ, तो इन पे अपने डिटेलली नहीं पढ़ेंगे। अब बाकी जितने भी आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सम्मेलन पढ़ सकते हो, इसको कंप्लीट मैं करवा चुकी हूँ, तो इन पे अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट आप याद रखो, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक में 9वां सदस्य देश कौन सा? 9वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 9वां सदस्य देश कौन सा बना है ब्रिक्स में? अब देखो, ब्रिक्स से आपको पूरे अच्छे से देश याद करने हैं इसके, तो कौन सा? पहले तो याद रखोगे मिस्र बना है, ठीक है। ब्रिक्स कैसे लिखा जाता है? ब्रिक्स ऐसे लिखा जाता है। अब ब्रिक्स से कैसे याद करोगे इसके पूरे नाम? ये तो शुरू के हो गए नाम, ठीक है। तो शुरू के कैसे याद करोगे आप? पहला याद करोगे ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। दूसरा याद करोगे आप इसमें ब्राजील, रूस, फिर आ जाएगा भारत, ठीक है, फिर आ जाएगा चीन, फिर उसके बाद आ जाएगा साउथ, ठीक है। फिर आप याद रखोगे इसमें बूम। क्या याद रखोगे? बूम नाम याद रखोगे। बूम से कैसे याद करोगे? देखो, ब्रिक्स से तो आपने याद कर लिया, अब बूम से कैसे याद रखोगे? बूम से आप पहले तो साउथ अफ्रीका, पूरा नाम लिखो, क्या है? साउथ अफ्रीका। अब बूम कैसे याद करोगे आप? देखो, बूम वैसे तो कहोगे ही ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है? 2 यू याद करने हैं। कौन से याद करने हैं? 2 यू याद करने हैं। अब पहले कौन सा यू आएगा वो याद, पहले तो याद रखो बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश है। दूसरा याद रखोगे, पहले उरुग्वे आएगा। कौन आएगा? उरुग्वे आएगा। फिर आएगा यूएई, उसके बाद कौन आ जाएगा? लास्ट में 9वां मिस्र आ जाएगा। तो पूरे पूरे आपको याद करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 याद करो ब्रिक्स से। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। फिर याद करना आपको बूम। ब्रिक्स क्या हो गया? बूम हो गया। बांग्लादेश, उरुग्वे, यूएई और मिस्र। राइट आंसर क्या हो गया? मिस्र अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? तो 8वें रायसीना जो डायलॉग है, इसमें किसने भाग लिया है? इटली की प्रधानमंत्री हैं। कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। कहाँ की प्रधानमंत्री है ये? इटली की प्रधानमंत्री हैं। कौन है? जियोर्जिया मेलोनी है। 8वें रायसीना डायलॉग में इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। अगर बात करें अपने इनकी, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? रायसीना डायलॉग का कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो 2 मार्च से लेके 4 मार्च तक। कब तक? 2 से 4 मार्च इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जॉर्जिया मेलोनी थी, इटली की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 13 मार्च 2023 को रामचंद्र पौंडेल ने किस देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? देखो, वहां के अपने को राष्ट्रपति भी याद करने हैं। राष्ट्रपति याद करोगे, दूसरा वहां के प्रधानमंत्री याद करोगे, तीसरा वहां के कौन याद करोगे आप?
उपराष्ट्रपति। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम आपने को याद करने हैं इसमें। तो पहला तो क्वेश्चन में पूछा गया अपने से कि रामचंद्र पौंडेल, बता दिया गया है कहाँ के हैं ये, नेपाल के। नेपाल के साथ एक युद्धाभ्यास भारत करता है, कौन सा युद्धाभ्यास है, सूर्य किरण। कौन सा अभ्यास है, सूर्य किरण, ये भी याद रखोगे। क्वेश्चन का राइट आंसर नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौंडेल। ठीक है, राष्ट्रपति रामचंद्र है और उपराष्ट्रपति कौन है, राम सहाय। ठीक है, ठीक है, राम सहाय है। राष्ट्रपति रामचंद्र, उपराष्ट्रपति राम सहाय। प्रधानमंत्री पै से स्टार्ट हो रहा है, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पुष्प कमल दल। कौन है, पुष्प कमल दल। ठीक है, ये याद करोगे। राइट आंसर अपना क्या हो गया, नेपाल हो गया है। और सूर्य किरण युद्धाभ्यास भी आप याद रखोगे। भारत और नेपाल के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास है, ये युद्धाभ्यास है अपना, नाम है उसका सूर्य किरण। कौन सा युद्धाभ्यास है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। वे देश में किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे। तो कब की गई उनकी सदस्यता खत्म, 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी जी की क्या कर दी गई, लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। किस लोकसभा क्षेत्र के थे वो, वायनाड के थे। कहाँ के थे, वायनाड लोकसभा क्षेत्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, उतने मैं पानी पी लेती हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। सभी इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। अच्छा, तो आपने पढ़ लिया एक क्वेश्चन, इसका आंसर भी बता दिया होगा सभी ने। इसका क्या आंसर रहने वाला है, इसका जो आंसर रहने वाला है, रति सक्सेना, आशीष रंगा, तराना परवीन या फिर कवि माया मर्ग। साहित्य जो पुरस्कार है, मीरा पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है, किसे प्रदान किया गया है, ये कौन सा है, 2022-23 का रति सक्सेना को किया गया। इसलिए कौन से इनकी कृति के लिए किया गया, हंसी एक प्रार्थना। किसके लिए किया गया, हंसी एक प्रार्थना के लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार है, मीरा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी जो इनामी राशि है वो कितनी है, 75,000 रुपये इसकी इनाम की राशि है, ये आपको याद रखना है। और कृति भी याद रखोगे, हंसी एक प्रार्थना। दिल्ली सरकार द्वारा प्रथम चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड राजस्थान राज्य की किस हस्ती को प्रदान किया गया है। तो दिल्ली सरकार द्वारा प्रथम चिल्ड्रन चैंपियनशिप जो अवार्ड है राजस्थान राज्य की किस हस्ती को प्रदान किया गया, तो ये किया गया डॉक्टर कृति भारती को किया गया। किनको किया गया, डॉक्टर कृति भारती को किया गया। इन्होंने क्या, बहुत सारे जो बाल विवाह है उन पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। ठीक है, उन पर रोक लगवाई डॉक्टर कृति भारती हैं। दिल्ली सरकार द्वारा प्रथम चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। और ये क्या चलाती हैं, एक ट्रस्ट चलाती हैं, उस ट्रस्ट का नाम क्या है, सारथी ट्रस्ट चलाती हैं। इन्हें चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड के साथ साथ इन्हें कौन सा यूथ ह्यूमन राइट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, नाम उनका कृति भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 1 अप्रैल 2023 को कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। तो देखो अभी अपने पढ़ के आए थे, ब्रिक्स का 9वां सदस्य कौन बन गया है, मिस्र बन गया। अभी अपने से पूछा गया नाटो का 31वां देश कौन सा बन गया, तो फिनलैंड बन गया। और फिनलैंड के बारे में मैं अभी बता के आई हूँ, खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है, फिनलैंड है। और ये नाटो क्या है, नाटो की अगर बात करें तो नाटो एक सैन्य संगठन है। क्या है, सैन्य संगठन है, ये भी याद आप रखोगे। 31वां सदस्य देश कौन बन गया, फिनलैंड 31वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई विदेश नीति व्यापार नीति 2023 कब से लागू की गई है। तो भारत की विदेश नीति है जो कब से लागू की गई है, ये पूछा गया। नई विदेश नीति है, ये लागू की गई है 1 अप्रैल 2023 से। तो अभी क्या जितने भी क्वेश्चन है उनके अपने को आंसर देखने हैं, डिटेल से पढ़ेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अपनी ना। डिटेल से पढ़ने के लिए आप डेली करंट अफेयर सभी ने देखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को क्लास में देखने हैं। तो विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2023 है। नेक्स्ट है, चीन की सीमा से सटे गांवों के आधारभूत संरचना विकास हेतु
वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कब, मतलब कि इसकी शुरुआत की गई? अभी मैं आपको पढ़ा के आई थी कि वाइब्रेट जो विलेज प्रोग्राम है, चीन की सीमा से सटे जितने भी गांव हैं उनको आधारभूत सेवाएं देने के लिए प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और कहाँ से की गई है? अरुणाचल प्रदेश के किप्तू गांव से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें जो राज्य आएंगे वो आएंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड, और एक यूटी भी है। यूटी का नाम आप याद रखोगे, यूटी कौन सा है? लद्दाख है। और इसकी शुरुआत पूछी गई है, कब से की गई है इसकी शुरुआत? 10 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत की गई है। राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा? 10 अप्रैल 2023। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कुल कितने बिग कैट को शामिल किया गया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट में टोटल कितने बिग कैट शामिल किया गया? बिल्ली की प्रजातियां बोला जाता है इन्हें, ठीक है। कितने? 7। कौन कौन से हैं ये? प्यूमा, ठीक है। प्यूमा के बाद याद रखोगे आप जैगवार, जैगवार के बाद आप याद रखोगे तेंदुआ। क्या नाम याद रखोगे? तेंदुआ। उसके बाद याद रखोगे हिम तेंदुआ। क्या नाम याद रखोगे? हिम तेंदुआ। उसके बाद याद रखोगे आप शेर, शेर, बाघ और चीता। ये सभी नाम भी आप इसमें याद रखोगे। कौन सा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये आप इसमें याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें राइट आंसर क्या हो गया? 7 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली वाटर मेट्रो किस नाम से शुरू की गई है? तो देश की पहली जो वाटर मेट्रो है किस नाम से शुरू की गई है, ये क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है। तो देश की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि वाटर मेट्रो के नाम से शुरू की गई है। देश की पहली वाटर मेट्रो है, किसके नाम से शुरू की गई है? कोच्चि वाटर मेट्रो के नाम से इसकी शुरुआत की गई है। अब देखो वाटर मेट्रो का नाम आया है तो अपने टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। स्टैटिक जीके का कौन सा है अपना टॉपिक? भारत के जलमार्ग। तो स्टार्ट करते हैं, इनको पढ़ते हैं अपने। एक साइड जलमार्ग की संख्या, दूसरी साइड है कहाँ से कहाँ तक है। तो फटाफट इनको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोलम से कोटपुरम में है। उसके बाद है जलमार्ग 4 काकीनाडा से मरकानम में है। उसके बाद जलमार्ग 5 की बात करें तलचर से धामरा में है। और जलमार्ग 6 की बात करें तो लखीपुर से बांगा है। तो ये 6 के 6 जो जलमार्ग है ये भी आप साथ साथ में याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग कैचअप अभियान का संबंध किससे है? द बिग कैचअप अभियान का जो संबंध है वो बच्चों के टीकाकरण से है। अगर अपने बात करें किसकी? यूविन की। यूविन एक ऐप है, इसकी बात करें तो इसका संबंध किससे है? टीकाकरण के रिकॉर्ड से है। किसके रिकॉर्ड से? टीकाकरण के रिकॉर्ड से है। और अगर बच्चों के टीकाकरण से पूछे तो द बिग कैचअप अभियान का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी भाषा में भारतीय सेना के कार्मिकों के परीक्षण के लिए भारतीय सेना ने किस संस्थान के साथ 19 अप्रैल 2023 को एक समझौता ज्ञापन किया है? तो कौन सी, अगर पूछ ले कौन सी यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछ ले किसके साथ समझौता किया है? तेजपुर विश्वविद्यालय। अब तेजपुर विश्वविद्यालय कहाँ का है ये? तेजपुर विश्वविद्यालय है असम का। कहाँ का है ये? असम का है। चीनी भाषा में भारतीय सेना के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना ने समझौता किया है। किसके साथ किया है? तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ किया है। 19 अप्रैल 2023 को ये समझौता किया गया था। उसके बाद अगर अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास क्या नाम है? स्लाइनेक्स 23 का कौन सा संस्करण 3 से 8 अप्रैल 2023 को कोलंबो में आयोजित किया गया है? देखो क्वेश्चन में पूरा दिया गया, भारत श्रीलंका के मध्य कौन सा अभ्यास किया गया? अभी स्लाइनेक युद्ध अभ्यास किया गया। इसका संस्करण पूछा गया तो कौन सा है? 10वां संस्करण है। एक आपसे याद पूछ सकता है, इससे में पूछ सकता है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स आप बताओ कि कौन कौन सी 2 देशों के मध्य युद्धाभ्यास किया जाता है? अगर पूछ ले भारत और श्रीलंका तो स्लाइनेक्स याद रखोगे। आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। सिम्बैक्स का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे। स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास इसका कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। ठीक है, 2023 में कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के जो अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। अपने 2-3 नियुक्तियां भी पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन सी है? एक तो यूट्यूब के CEO पढ़ेंगे, दूसरा ट्विटर के CEO पढ़ेंगे। ठीक है,
इसमें पढ़ लेते अपने यूट्यूब। पहले तो अपने देखेंगे यूट्यूब, इसके सीईओ कौन है? नील मोहन। कौन है? नील मोहन। दूसरा अपने नाम पढ़ते हैं इसमें ट्विटर का। किसका? ट्विटर। ट्विटर के सीईओ अगर पूछे लिंडा मार्किनो, ठीक है, लिंडा मार्किनो, ये नाम आप याद रखोगे। और अभी हाल ही में ट्विटर का नाम बदल दिया गया है, ठीक है, ट्विटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है, इंग्लिश का एक अल्फाबेट है एक्स, ठीक है, ट्विटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एक्स कर दिया गया। उसके बाद अगर देखें अपने सीबीआई के निदेशक देखें, ठीक है, सीबीआई के निदेशक पद पे कौन है? सीबीआई के निदेशक पद पे कौन है? परवीन सूद है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। कौन है? परवीन सूद। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों में पहले स्थान पर कौन है? क्रिस्टानो रोनाल्डो है। कौन है? रोनाल्डो पहले स्थान पर है। कौन सी दुनिया? फोर्ब्स की दुनिया में 10 खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा कमाने वाले, उनमें से पहले स्थान पर कौन है? रोनाल्डो है। अगर मेसी की बात करें अपने, तो लॉरियन स्पोर्ट्समैन का अवार्ड जीतने वाले कौन है? मेसी हैं। ये आप नाम याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्ड आर्ब का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन जो गोल्ड आर्ब है, कब इसका आयोजन किया गया? 6 मई 2023 को किया गया। अब इसका संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। साइबर हैकरों की गिरफ्तारी से है। तुर्की द्वारा आईएसएस को प्रमुख को मारने के लिए ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के लिए, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोल्डन आर्ब, आर्ब का संबंध किससे है? ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से कौन से ऑपरेशन का संबंध है? ऑपरेशन गोल्ड आर्ब का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का प्रारंभ हुआ। तो 42वें एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये अपने से पूछा गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और इसे याद रखोगे आप, समुद्र शक्ति अभ्यास, ठीक है, समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति जो अभ्यास है, ये भी किसके साथ किया जाता है? इंडोनेशिया के साथ में। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन भी किसके साथ में किया गया? इंडोनेशिया के साथ इसका सम्मेलन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर किन्हें चुना गया, ये पूछा गया क्वेश्चन में अपने से। तो किन्हें चुना गया? ये सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किन्हें चुना गया? सिद्धारमैया को। अगर अपने बात करें किरण रिजिजू की, किरण रिजिजू पहले कौन से मंत्रालय में थे? ये कानून मंत्रालय में थे, ठीक है। कानून मंत्रालय से हटाकर इन्हें कौन सा मंत्रालय का पदभार संभाल दिया गया है? तो इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पदभार संभाल दिया गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि अब जो कानून मंत्रालय का पदभार किन्हें संभाला गया है, तो अर्जुन मेघवाल जी को यह पद संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। बुकर पुरस्कार है, कब का है? 2023 का। किसे सम्मानित किया गया है? 2022 का अगर आपसे पूछ ले तो गीतांजलि, ठीक है, 2022 का पूछे तो गीतांजलि है। 2023 का पूछे आपसे तो ये है जॉर्जी गॉस्पिडनोव, ठीक है, जॉर्जी गॉस्पिडनोव को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर अपना क्या हो गया? ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा कंप्यूटर है वो? एरावत। कौन सा है? एरावत है सुपर कंप्यूटर की सूची में। कौन सा संस्करण? 61 नंबर का। कौन सा संस्करण है? 61वें संस्करण में भारत कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा है? एरावत। नाम याद रखोगे आप, कौन सा? एरावत नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लो, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एरावत नाम आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया किस राज्य की है, ये पूछा गया है। तो किस राज्य की? आंध्र प्रदेश राज्य की। कौन सी कॉफी है? अराकू वैली कॉफी है। और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को
नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर करेंगे? बल्कि इन्होंने कर दिया, ये उद्घाटन पर किया। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन कि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किनकी जयंती पर किया? तो किनकी जयंती पर किया? वीर सावरकर। किनकी जयंती पर किया? वीर सावरकर। अगर आप एक बात आपसे पूछे कि अब जो अपना नया संसद भवन है इसमें क्या स्थापित किया गया? संगोल स्थापित किया गया। क्या नाम है? संगोल स्थापित किया गया। अगर आपसे पूछ ले कि संगोल किसका प्रतीक है, ठीक है, संगोल किसका प्रतीक है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो संगोल किसका प्रतीक है? न्याय का। ठीक है, संगोल किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है, ये आप याद रखोगे। किसमें स्थापित किया गया? नए संसद भवन में। और नया संसद भवन किनकी जयंती पर उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर सावरकर जी की जयंती पर उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अरुण 4 जो योजना है कहाँ स्थापित की जाएगी? कौन सी योजना है? सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की जाएगी। अरुण 4 है जल विद्युत परियोजना है। तिब्बत, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल, कहाँ स्थापित की जाएगी? ये नेपाल में की जाएगी, जिसके साथ सूर्य किरण अभ्यास भी किया गया। ठीक है, और अगर आपसे अपने बात करें सतलज नदी की, ठीक है, सतलज नदी का पुराणिक नाम अगर पूछे आपसे, ठीक है, सतलज नदी अपने देखते हैं इसमें, सतलज नदी उत्तर भारत, पहले तो ये देखते हैं उत्तर भारत में बहने वाली, उत्तर भारत में बहने वाली सदा नीरा। ठीक है, उत्तर भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी है। पौराणिक नाम आपसे पूछ ले, ठीक है, पौराणिक नाम क्या है इसका? पौराणिक नाम पूछ ले आपसे तो पौराणिक नाम है शतुद्री। ठीक है, पौराणिक नाम क्या है इसका? शतुद्री है। और अगर आपसे पूछ ले कि पंजाब की जो 5 नदियां हैं, पंजाब कितनी नदियों का संगम है? 5 नदियों का है। कौन सी नदियां हैं? 5। पंजाब की 5 नदियों में से सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? ये सतलज नदी है, ये आपको याद रखना है। सतलुज जल विद्युत निगम है। अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? नेपाल में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान शुरू किया है? देखो, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कौन से राज्य में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा नशों से पीड़ित है? तो कौन सा है? पंजाब राज्य है। तो पंजाब राज्य की जो पुलिस है उन्होंने OPS क्लीन अभियान की शुरुआत की है। अगर अपने बात करें कौन से अभियान की? ऑपरेशन ध्वस्त। कौन सा अभियान है? ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त अभियान है। ऑपरेशन ध्वस्त अभियान की शुरुआत भी किस लिए की गई है? ये की गई है आतंकवादियों और गैंगस्टरों की पता लगाने के लिए। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो मणिपुर हिंसा केंद्र सरकार किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में गठन किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि शांति आयोग का गठन, ठीक है, किसका? शांति आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में। तो किसका किया गया? जांच आयोग का गठन किया गया। और अगर आपसे पूछ ले शांति का, अनसुईया नाम याद रखोगे। किनका नाम याद रखोगे? अनसुईया। और ये कौन सा संघर्ष था? कुकी मेहनती। कौन सा था? कुकी मेहनती संघर्ष था। ये किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? किनको किया गया? ये राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया। और कौन सा? ये सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वर्णास्त्र का संबंध किससे है? वर्णास्त्र का संबंध किससे है? हैवी वेट टॉर्पीडो से है। वर्णास्त्र का संबंध तो किससे है? हैवी वेट टॉर्पीडो से है। अगर अपने बात करें वरुण अभ्यास की, ठीक है, वरुण, गरुड़ और शक्ति, किसकी बात करें अपने? वरुण, गरुड़ और शक्ति। वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये तीनों जो अभ्यास है, ये तीनों अभ्यास कौन से देश के मध्य किए जाते हैं? भारत और फ्रांस। और फ्रिंजेक्स भी किसके मध्य किया जाता है? भारत और फ्रांस। एकता और एक्विरन, भारत और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय जो गेम है, इनका आयोजन तो कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। और खेलो इंडिया अगर आपसे पूछ ले गेम्स की, ठीक है, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया गेम्स की बात करें तो खेलो इंडिया गेम्स हो गए, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो गए, और एक कौन से हो गए? विंटर गेम हो गए। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये इंडियन गेम्स तो एमपी में है, और यूनिवर्सिटी गेम आपसे पूछ ले, यूनिवर्सिटी गेम कहाँ के हैं? ये यूपी के हैं, ठीक है। और विंटर गेम आपसे पूछ ले तो विंटर गेम कहाँ के हैं? ये जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। जनजातीय का कहाँ किया गया? ये भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन, ठीक है। ये अपने जो 60 क्वेश्चन है इस क्लास में अपनों ने पढ़ लिए हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये जितने भी जनवरी से लेके अपने जुलाई मंथ तक क्वेश्चन बनते थे, अपनों ने इस क्लास में पढ़े हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप जो विजन इंस्टीट्यूट ऐप है, ठीक है, एप्लीकेशन है विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्री मटेरियल में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और विजन इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन व ऑनलाइन जो आपकी क्लासेस है, उनकी जानकारी या अदर भी कोई जानकारी लेने के लिए आप जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्लास को शेयर ज़रूर करना है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।